हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9th का अध्याय 3 परमाणु एवं अणु पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ और अध्याय 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, इसका कंप्लीट थ्योरी और क्वेश्चन आंसर देख चुके हैं। आज की इस वीडियो में परमाणु एवं अणु का पार्ट 2 देखेंगे, यानी कि पार्ट 1 में हम लोग आधा थ्योरी देख चुके थे। उसमें से परमाणु एवं अणु में परमाणु का देखे थे कि परमाणु क्या है, क्या डेफिनेशन है ना। परमाणु डाल्टन का परमाणु सिद्धांत देखे थे। उसके बाद परमाणु संयोजन के 2 नियम था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, ये दोनों देखे। उसके बाद तत्व और परमाणु में अंतर देखे थे कि तत्व क्या है और परमाणु क्या है। फिर तत्व और प्रतीक इसका क्या होता है ना, कैसे कैल्शियम, हाइड्रोजन, हीलियम, उनका प्रतीक किस प्रकार से लिखते हैं, उसका क्या नियम है, आईपीए का क्या निर्देश है। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग देखें। परमाणु द्रव्यमान इकाई ये भी हम लोग देख चुके हैं। आज से हम लोग पढ़ेंगे अणु, यानी कि परमाणु हो गया, दूसरा भाग होगा अणु। इसका हम लोग कंप्लीट थ्योरी जो है कंप्लीट हो जाएगा परमाणु एवं अणु चैप्टर का। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं कि अणु है क्या, ठीक है ना। जिस प्रकार हम लोग परमाणु के बारे देखे थे, उसी प्रकार आज के इस वीडियो में हम लोग अणु के बारे देखेंगे, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले जानेंगे कि अणु है क्या, ठीक है। इस प्रकार परमाणु के देखे थे कि वह सूक्ष्मतम कण जिसको और विभाजित नहीं कर सकते, है ना, उन्हीं सूक्ष्मतम कण को क्या कहेंगे, परमाणु। लेकिन एटम्स जो है, अणु जो है, वो परमाणुओं का समूह होता है ना, जिसको और विभाजित नहीं कर सकते हैं। सूक्ष्मतम कण को ही, उसी के समूह को ही क्या कहेंगे, परमाणु। अणु क्या होता है, या तो एक तत्व के परमाणु से बना अणु हो सकता है, यानी कि एक ही प्रकार के परमाणुओं के, या फिर अलग अलग तत्व के परमाणुओं के समूह को ही अणु कहेंगे। यानी कि एक प्रकार के परमाणु हो सकता है और अलग अलग तत्व के परमाणु भी हो सकते हैं अणु में, ठीक है ना। जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, तो ये ऑक्सीजन 2 लिखते हैं ना, यानी कि एक ही प्रकार के 2 तत्वों के परमाणु इसमें शामिल है अणु में, ठीक है ना। और अलग अलग लेंगे तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, है ना, एक प्रकार के यौगिक को जो कि अलग अलग तत्व मिलकर बने होते हैं, है ना। तो कार्बन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और यह केवल जो है एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, सोडियम, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो अणु समझ गए कि या तो परमाणु के समूह होता है, लेकिन या तो एक ही प्रकार के तत्व होगा, एक ही प्रकार के परमाणु होगा, या फिर अलग अलग प्रकार के परमाणु होगा, ठीक है। तो डिफिनेशन देख लेते हैं कि अणु ऐसे 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह होता है जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। क्या है कि 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह होता है जो आपस में क्या है, रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। यानी कि रासायनिक बंध द्वारा जुड़े हुए का मतलब क्या हुआ, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, तो इन दोनों में आपस में क्या बॉन्डिंग है ना, रासायनिक बंध द्वारा किसी न किसी बॉन्ड से जुड़ा हुआ है कार्बन और ऑक्सीजन। तो यही कह रहा है कि रासायनिक बंध द्वारा जुड़े हैं, या वे परस्पर आकर्षण बल के द्वारा कसकर जुड़े होते हैं। या तो रासायनिक बंध के द्वारा जुड़े हैं, या उनके बीच जो आकर्षण बल है, उन्हीं आकर्षण बल के कारण दोनों कसकर जुड़े हुए हैं, कार्बन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये था अणु का डेफिनेशन। अब अणु जो है, एक ही तत्व के परमाणुओं से बने अणु को क्या कहेंगे, जैसे एक ही प्रकार के परमाणु है तो उसको एक परमाणु अणु कहेंगे, 2 अणु है तो द्विपरमाणु अणु कहेंगे, 4 है तो चतुर्परमाणिक अणु, और 4 से 2 या 2 से अधिक परमाणु वाले अणु को क्या कहेंगे, बहुपरमाणिक अणु, ठीक है, बहुपरमाणिक अणु। इस प्रकार अणु। अब यौगिक के अणु जैसे कि दो अलग अलग प्रकार के परमाणु मिलकर बनते हैं, ठीक है।
भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिकों के अणु निर्मित करते हैं। देखिए अभी तक तो थ्योरी पार्ट 2 पढ़ रहे हैं, आपको निश्चित परस्पर निश्चित अनुपात ये सभी समझ में आ गया होगा कि जो हम लोग 2 नियम देखे थे रासायनिक संयोजन के नियम, एक था द्रव्यमान संरक्षण के नियम और स्थिर अनुपात के नियम। उसी में हम लोग देखे थे कि जब भी कोई परमाणु जुड़ते हैं, यौगिक बनते हैं, तो एक निश्चित अनुपात में जुड़ते हैं, है ना, स्थिर अनुपात के नियम। तो यहाँ पर भी जैसे कार्बन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन, है ना, आपस में बॉन्डिंग है, आपस में जुड़ा है, तो यह एक निश्चित अनुपात में जुड़ा है। ठीक है, तो इस प्रकार अलग अलग तत्वों के परमाणु जो है वो एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिक के अणु बनाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार देखिए अणु जो है वो 2 प्रकार के होगा, एक ही परमाणु वाले और ये अलग अलग परमाणु वाले जो एक निश्चित अनुपात में जुड़ते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, HCl, जिंक सल्फेट, है ना, ZnSO4, H2SO4, NaCl etc। तो ये समझ गए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, एक डिफिनेशन है कि आयन क्या होता है। ठीक है, आयन जैसे किसी भी परमाणु संख्या के हैं, ऊपर पॉजिटिव देखते हैं, नेगेटिव देखते हैं, तो यही क्या है, आयन है। ठीक है, यानी कि आयन एक परमाणु या परमाणुओं का क्या होता है, समूह होता है। क्या है आयन? एक परमाणु या परमाणुओं का समूह होता है जिस पर कुछ आवेश का कहने का मतलब क्या है, या तो धन आवेश या फिर ऋण आवेश अवश्य उपस्थित रहता है। ठीक है, आयन में क्या होता है, आयन एक परमाणु या परमाणुओं का समूह होता है जिस पर कुछ आवेश यानी कि धन आवेश या फिर ऋण आवेश अवश्य उपस्थित रहता है। ठीक है, उसके बाद धन आवेशित में क्या हो गया, धन आवेशित आयन यानी कि जिसमें पॉजिटिव होगा, जैसे सोडियम पर, पोटेशियम पर, कैल्शियम पर। इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन धन आवेशित कब होता है कि जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है ना, जैसे सोडियम के परमाणु संख्या कितनी है, 11 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, 281। ठीक है, तो ये अपने अष्टक पूर्ण करने के लिए इसको 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की अपेक्षा 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करना आसान होगा, इसीलिए सोडियम जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करके इस पर अपना पॉजिटिव आयन बनाता है ना, धन आवेश बनाया। तो इसीलिए उसी प्रकार सोडियम भी, कैल्शियम भी, तो जहाँ जहाँ पर सिर्फ प्लस है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है। देखिए कैल्शियम पर 2 प्लस है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन को ये त्याग रहा है, तो ना ये इसका मतलब होता है धनावेशित आयन। और ऋणावेशित आयन उसी प्रकार का, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का 17 है। ठीक है, तो क्लोरीन का 17 में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है ना, तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन देने की अपेक्षा यह इलेक्ट्रॉन जो है ग्रहण करके ये अपना अष्टक पूर्ण कर लेगा। ग्रहण किया यानी कि इसके पास नेगेटिव चार्ज आया, है ना, ऋण आया, ले लिया ना दूसरे से लेना मतलब ऋण लेना, है ना, तो ऋणावेशित, तो जो त्याग रहा है, जो इलेक्ट्रॉन परमाणु संख्या है ना इलेक्ट्रॉन को त्यागता है उसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव, और जो तत्व परमाणु है ना इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसके ऊपर ऋण आवेश। तो धन आवेश समझ गए कि किस में लगता है और ऋण आवेश। तो इस प्रकार आयन जो है कि ऐसा परमाणु है ना या फिर परमाणु के समूह जिस पर कोई धन आवेश हो या फिर ऋण आवेश हो, उसमें अवश्य उपस्थित रहेगा आयन में। ठीक है ना, उसी प्रकार धन आवेशित कणों को क्या कहेंगे, कैटायन कहेंगे, और ऋण आवेशित कणों को क्या कहेंगे, एनायन कहेंगे। ये आगे भी काम आएगा, याद रखिएगा कि धन आवेशित कणों को कैटायन और ऋण आवेशित कणों को एनायन कहते हैं। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछ जाता है कि धन आवेशित कणों को क्या कहेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा कैटायन और एनायन। ठीक है, नेक्स्ट आपका बुक का डेफिनेशन है संयोजकता। ठीक है ना, संयोजकता क्या है, इसके लिए हमने एक सारणी दी हुई है ना, उसको आप याद रखिएगा। जैसे सारणी 3.1 कुछ तत्वों के प्रति जैसे एल्युमिनियम, आर्गन, इन सभी का जो है वो संयोजकता आप लोग बना के रखिएगा, है ना। और यदि 1 से क्या कहते हैं 20 तक संयोजकता याद करना चाहते हैं तो सारणी 4.1 आप लोग देखिए,
NCERT बुक का ही, ये याद रखिए। इसमें आपका याद हो जाएगा तत्वों का नाम, प्रतीक, परमाणु की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन का वितरण, है ना, KLM और संयोजकता। लास्ट में क्या है, संयोजकता। तो ये टेबल आप लोग याद रखिए 4.1 यानी 20 तक कम से कम याद रखिए, ठीक है। तो संयोजकता क्या है, ये पहले भी यानी कि 2 चैप्टर में भी बताई हूँ, फिर से बता दे रही हैं कि जब कोई परमाणु दूसरे से रासायनिक रूप से संयोग करता है तब वह या तो कुछ इलेक्ट्रॉन को दान करता है या दूसरे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, ठीक है। तथा जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है या ग्रहण करता है उसकी संख्या को इस परमाणु की संयोजकता कहते हैं। जैसे कि अभी हमने बताया कि किस किस पर आवेश होता है ना, किस पर आयन होता है, या धन आयन या ऋण आयन। तो ये अपने अष्टक पूर्ण करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को त्यागा, है ना, तो इस पर क्या हुआ, धनावेशित। तो यही क्या हो जाएगा, जितने इलेक्ट्रॉन अष्टक पूर्ण करने के लिए या तो त्यागता है या फिर ग्रहण किया तो उसी को क्या कहेंगे, संयोजकता। उसी प्रकार क्लोरीन में भी क्या हुआ, अपने अष्टक पूर्ण करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, है ना, तो वह क्लोरीन का एक जो ग्रहण किया वह एक क्या हो जाएगा, इसकी क्लोरीन की संयोजकता, यानी कि सोडियम की संयोजकता 1 और क्लोरीन की भी संयोजकता क्या हो जाएगी, 1। तो वही है कि इलेक्ट्रॉन दान करता है या दूसरे को ग्रहण करता है तथा जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है या ग्रहण करता है उसकी संख्या को ही इस परमाणु की क्या कहेंगे, संयोजकता कहेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है रासायनिक सूत्र लिखना। अब रासायनिक सूत्र कैसे लिखते हैं, कैसे SO2, है ना, NO2 किस प्रकार के लिखते हैं, तो इसके लिए कुछ रसायन विज्ञान की गिनती है। जैसे 1 है तो उसको मोनो लिखते हैं, 2 है तो उसको डाई लिखते हैं, है ना, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा और 6 है तो हेक्सा। इतना याद रखिए क्लास 9th में। आगे चैप्टर हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे कि किसी एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु के साथ किस प्रकार रासायनिक रूप से संयोग करते हैं, ठीक है। यानी कि रासायनिक सूत्र कैसे लिखते हैं हम लोग नहीं जानते हैं, तो लिखने का एक सरल यौगिक सूत्र है। देखिए जैसे कि Na2O है, ठीक है, तो कैसे हम लोग इसको सजाएंगे, Na2O सही है अथवा नहीं है। तो इसके लिए एक फार्मूला है। जैसे सोडियम, यह यौगिक जो है किस किस तत्व से मिलकर बना है, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है किससे मिलकर बना है, सोडियम प्लस ऑक्सीजन से, ठीक है। इसके बाद दूसरा ध्यान में रखना है संयोजकता संख्या, है ना, संयोजकता यानी कि सोडियम की संयोजकता क्या देखिए हम लोग, उसकी बाहरी तत्वों में एक इलेक्ट्रॉन बाकी था तो यह एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या हुआ, यह अपने अष्टक पूर्ण किया। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी है ना, कितनी है, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 है, तो इसका 2, 6, तो इसके अपने अष्ट पूरा करने के लिए 2 परमाणु को ये ग्रहण करता है। तो इस प्रकार यहाँ पर इसकी संयोजकता 2 हो जाएगा, ठीक है ना, 2 हो जाएगा। इसीलिए हम लोग पहले सोडियम और ऑक्सीजन का मिलकर बना है, तो सोडियम की संयोजकता 1 है तो यहाँ पर 1 लिखे, ऑक्सीजन की कितनी है, 2 है तो यहाँ पर 2 लिखे। अब इसको क्रॉस कर देना है ना, क्रिस क्रॉस कर देना, इसको क्या कहेंगे, क्रिस क्रॉस यानी कि उल्टा क्रॉस। अब क्या लिखेंगे, Na यानी कि नीचे में Na तो है ही, क्रिस क्रॉस का मतलब ऑक्सीजन का यहाँ पर ले लेंगे, क्या है, ऑक्सीजन का 2 है तो ऑक्सीजन वाला 2 यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे, O, और सोडियम की संयोजकता कितनी है, 1 है, तो क्रिस क्रॉस कर लेंगे, यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार देखो Na2 और ऑक्सीजन का 1, Na2O हुआ। कितनी आसानी से हम लोग सरल विधि से उसका आणविक सूत्र लिखते हैं, यौगिकों के सूत्र लिखते हैं, ठीक है। और यदि यौगिक का सूत्र दिया हुआ है, क्या यह सूत्र सही है, तो इस प्रकार से हम लोग संयोजकता निकाल के उसको क्रिस क्रॉस कर देंगे, तो ये मेरा सरल सूत्र आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या यह सही है, तो देखो
मैग्नीशियम की भी संयोजकता 2 है। मैंने क्या बताई, टेबल क्या दी कि सबसे पहले संयोजकता 1 जरूर याद रखिएगा 9th क्लास के लिए 1 से 20 तक, ठीक है। तो मैग्नीशियम के परमाणु और बीच बीच में जो इम्पोर्टेंट है उसको, ठीक है। तो उसकी संयोजकता 2 होगा, ऑक्सीजन का 2 देख लिए, ठीक है। अब इसको क्रिस क्रॉस करेंगे तो Mg भी 2 होगा, O भी 2 होगा। तो जब समान संयोजकता होगा ना, जैसे Mg में भी 2 है, O में भी 2 है, तो समान संयोजकता रहने पर क्या करेंगे, उसको समान कट जाता है ना, 2 कट गया। तो इस प्रकार MgO ये इसका एक सूत्र हो गया, ठीक है। तीसरा उदाहरण देखेंगे हम लोग, CCl4 है ना, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो 4 क्यों लिखे, क्योंकि कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है, 6 है ना। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4, तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा कार्बन का, क्लोरीन का 1 हो जाएगा। फिर इसको क्रिस क्रॉस करते हैं तो ये कार्बन का 4 है ना, क्लोरीन का 1 और कार्बन का 4। तो इस प्रकार CCl4 लिखते हैं। सीखे ना कितने सरल विधि से इस सूत्र लिखना। तो आपके जो अभ्यास है ना, अध्याय के बीच का जो दिया हुआ है उसको आप लोग अभ्यास कीजिए, बनाइए, है ना। 1 मिनट दिखा रही हूँ, देखिए ये रासायनिक सूत्र लिखने के लिए आया कि नहीं। देखिए आपके जितने भी बुक में उदाहरण हैं उसको बना के सीखिए। HCl है ना, H2S, CCl4 कुछ मैं बता दी हूँ, और जो नहीं बताई हूँ वो आप लोग यहाँ से देखकर प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन में रहेगा उसको भी हम लोग नेक्स्ट में लेकर आएंगे। देखिए अध्याय के बीच के, इसको प्रैक्टिस कीजिए, है ना। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सरल यौगिकों के सूत्र, तो देख लिए। अब होता है इसी में बहुपरमाणुक आयनों वाले यौगिक। बहुपरमाणुक क्या होता है, बहुपरमाणुक आयन वाले यौगिक, यानी कि जैसे कि कभी कभी Ca और उसमें ब्रैकेट देखते हैं हम लोग CaOH2। तो यह क्या है, बहुपरमाणुक आयन, है ना। ये क्या होता है कि जब सूत्र में एक ही आयन के, सूत्र में क्या है, एक ही आयन के 2 या 2 से अधिक आयन होते हैं, है ना। एक ही सूत्र में क्या हुआ, 2 या 2 से अधिक आयन होते हैं, तो हम उनके लिए कोष्टक का उपयोग करते हैं। कोष्टक यानी कि ये ब्रैकेट का, जैसे ये एक ही प्रकार के आयन है लेकिन उसमें 2 आयन है इसमें, है ना। इसीलिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, कोष्टक यानी ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि 2 आयन हो गया। कैसे, जैसे Ca है ना, कैल्शियम और ऑक्सीजन हाइड्रोक्साइड मिलके बना ना Ca। तो कैल्शियम का परमाणु संयोजकता कितनी देखे थे हम लोग, 2 है ना, 2। OH यानी कि OH का संयोजकता 1। तो इस प्रकार इसको क्रिस क्रॉस करेंगे तो ये CaOH के 2 आ जाएगा, यानी कि OH चूँकि मिला हुआ है ना, ऑक्सीजन केवल अलग नहीं है, हाइड्रोजन केवल नहीं है, हाइड्रोजन ऑक्साइड है, यानी कि मिला हुआ है ना। 2 या 2 से अधिक आयन होते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इसको OH2 ऐसे नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों पर है ना। तो दोनों के लिए इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट लगाते हैं, ताकि इसका मतलब क्या हुआ, इस दोनों में ये 2 है ना। तो बहुपरमाणुक आयन वाले यौगिक में क्या करते हैं, उसमें कोष्टक लगाते हैं, क्योंकि 2 या 2 से अधिक आयन हो जाते हैं उसमें, ठीक है। दूसरा उदाहरण हम लोग देखेंगे ZnSO4, और इधर इस प्रकार से 2 लिखते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, बहुपरमाणुक आयन। Na2CO3 यानी कि कार्बन ऑक्साइड है ना, यानी कि CO का परमाणु एक ही आयन है और लेकिन इसका 3 है। उसी प्रकार CO3PO4 2 कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है ना। तो आई होप बहुपरमाणुक वाले आयन या फिर ऐसे सरल सूत्र एक परमाणुक वाले आयन समझ गए होंगे, सरल सूत्र कैसे लिखते हैं। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक है आणविक द्रव्यमान और सूत्र इकाई, ठीक है। जिस प्रकार से बहुपरमाणुक ये सभी देखे थे, तो आणविक द्रव्यमान और सूत्र
इकाई द्रव्यमान क्या लिखते हैं, है ना। 1 मिनट, परमाणु और अणु वाले देखे, परमाणु द्रव्यमान इकाई देखे थे ना परमाणुओं का कि एक एमयू एटोमेटिक एक AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट बराबर 1/12 इंटू 1 कार्बन का द्रव्यमान। उसी प्रकार अणु से संबंधित आणविक द्रव्यमान और सूत्र इकाई द्रव्यमान इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब भी बनेगा तो ये दोनों से जरूर पूछेगा, ठीक है ना। क्या है कि किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संगठक परमाणुओं के, है ना, उसमें जितना भी संगठक परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है। क्या होता है, किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संगठक या परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है। इस प्रकार यह अणु का वह सापेक्ष द्रव्यमान है जिसे परमाणु द्रव्यमान इकाई या फिर इसको U द्वारा व्यक्त किया जाता है। आणविक द्रव्यमान क्या होता है, एक तत्व का द्रव्यमान, यानी कि जैसे कोई भी तत्व दिया हुआ है, अभी हम उदाहरण से समझेंगे, एक तत्व का द्रव्यमान इंटू परमाणुओं की कुल संख्या, तो क्या निकल जाएगा मेरा आणविक द्रव्यमान। जैसे कि एक यौगिक दिया हुआ रहेगा कैल्शियम कार्बोनेट से ना, ठीक है, CaCO3, तो इसका आणविक द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, तो एक तत्व का द्रव्यमान, है ना, यानी कि एक सबसे पहले एक तत्व का क्या निकालेंगे द्रव्यमान कैल्शियम, तो कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान प्लस कार्बन का परमाणु द्रव्यमान, क्योंकि कैल्शियम की संख्या कितनी है 1 है, तो परमाणु की संख्या इसके क्या होगा 1 से ही गुना होगा। कार्बन का कितनी है, फिर ऑक्सीजन का, कार्बन का भी 1 है तो इसको मल्टीपल 1 करेंगे तो 1 ही होगा। ऑक्सीजन कितनी है 3 है ना, तो 3 से पहले इसको क्या किया परमाणुओं की कुल संख्या, यानी कि कितनी परमाणु है, तो कैल्शियम और कार्बन की 1-1 परमाणु है, तो सिर्फ उसको द्रव्यमान संख्या को जोड़े प्लस ऑक्सीजन का 3, तो 3 इंटू ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान संख्या, ठीक है। सॉरी, तो देखो अब कैल्शियम का परमाणु संख्या कितनी है 40 है ना, और कार्बन के परमाणु द्रव्यमान 12 है, ऑक्सीजन का 16 है, और यहाँ उसकी परमाणु की कुल संख्या कितनी है 3 है, तो यानी कि इसको 3 से मल्टीपल किए 16 इंटू 3, 16 48, तो इस सभी को गुना करके जितना भी परमाणु संख्या है उसकी द्रव्यमान संख्या से गुना करके, जितना परमाणु संख्या है उसकी द्रव्यमान संख्या से गुना करके सबको जोड़ देना है, यही क्या निकलेगा मेरा आणविक द्रव्यमान, ठीक है ना। और इसी को आणविक द्रव्यमान ज्ञात करें या फिर आणविक सूत्र इकाई द्रव्यमान ज्ञात करें, दोनों क्या होगा एक ही होगा, है ना। जो भी यौगिक दिया हुआ रहेगा पूछेगा आणविक द्रव्यमान या फिर इसका सूत्र इकाई द्रव्यमान ज्ञात करें, तो भी यही फॉर्मूला लगाएंगे कि उसका परमाणु कुल संख्या परमाणु और उसकी द्रव्यमान संख्या से गुना करके सबको जोड़ देंगे और लास्ट में U लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा मेरा आणविक द्रव्यमान, ठीक है। उसी प्रकार HCl का आणविक द्रव्यमान, तो HCl यानी कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या प्लस क्लोरीन की परमाणु संख्या, क्योंकि इसमें परमाणु नहीं है बहुपरमाणु एक ही है ना, तो हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का 35, तो दोनों को ऐड किए 36.6। उसी प्रकार CaCl2 के सूत्र इकाई द्रव्यमान का मान ज्ञात करें, तो उस प्रकार से निकाल लेंगे। आपके इसमें प्रैक्टिस करने के लिए भी यहाँ पर दिया हुआ है ना, आप यहाँ से बना सकते हैं ये सभी का आणविक द्रव्यमान, ठीक है। तो आई होप ये चैप्टर जो है समाप्त होता है यहीं पर, यानी कि आपका थ्योरी क्लास परमाणु अणु से संबंधित जितना भी टॉपिक था सभी हमने कंप्लीट किए हैं, ठीक है। इसके नेक्स्ट वीडियो में अध्याय के बीच बीच का यदि आप लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं खुद से, ठीक है, या फिर नहीं तो इसका नेक्स्ट पार्ट में, है ना, पार्ट के बीच में जो भी प्रश्न होगा इम्पोर्टेंट उसको लेकर आऊँगी, ठीक है, और साथ ही अभ्यास के प्रश्न उत्तर को भी लेकर आएंगे। तो आशा करती हूँ कि ये जानकारी और वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जो चैनल पर नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।